नमस्कार। कल हमने न्यूटन्स रिंग के बारे में डिस्कस करा था और न्यूटन्स रिंग से अपन ने डायमीटर्स निकाली थी, दीप्त फ्रिंज की और अदीप्त फ्रिंज की। आज हम न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में देखेंगे। कांच की समतल प्लेट P तथा समतुलतल लेंस के बीच बनी वृत्तीय फनाकार फिल्म पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत से जिसका अपने को तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, 45 डिग्री झुके कांच की प्लेट पर परावर्तित कर अभिलंबवत आपतित कराया जाता है। समतल प्लेट P तथा लेंस के मध्य वायु फिल्म में न्यूटन वलय बनते हैं। सूक्ष्मदर्शी को न्यूटन वलयों पर फोकस कर विभिन्न वलयों के व्यासों को नाप लिया जाता है। मान लीजिए nवें तथा n+Pवें प्रदीप्त वलयों का व्यास क्रमशः dn और dn+P है, तो dn स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2n+1 लैम्डा r बाय म्यू और d स्क्वायर n+P हो जाएगा 2 × 2n+2p+1 लैम्डा r बाय म्यू, जिससे डी स्क्वायर n+P माइनस डी स्क्वायर n हो जाएगा 4p लैम्डा r बाय म्यू। वायु की फिल्म के लिए अपवर्तनांक म्यू = 1, तो लैम्डा का मान मेरे पास में आ जाएगा डी स्क्वायर n+P माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4rp। लेंस की वक्रता त्रिज्या r को स्पेरोमीटर द्वारा ज्ञात कर प्रयुक्त स्रोत के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात कर लिया जाता है। अदीप्त वलयों के व्यास से भी हमारे पास में सेम फॉर्मूला आता है। एक्चुअली इस प्रयोग में अपन क्या करते हैं कि जो अपने पास में ये न्यूटन्स वलय बनती हैं, ये सोर्स है आपका, यहाँ से 45 डिग्री पर झुकी हुई ये ग्लास प्लेट है, इस पर प्रकाश आपतित कराया जाता है, जिससे ये परावर्तित होकर एयर फिल्म जो कि प्लेट समतल कांच की प्लेट और समतुलतल लेंस के बीच में बनी हुई है उस पर जाता है और वहाँ से वायु फिल्म के ऊपरी और निचले पृष्ठ से परावर्तित होकर पुनः माइक्रोस्कोप की ओर आता है इस तरह से। और माइक्रोस्कोप में अपने को यहाँ पर समान मोटाई जहाँ पर होती है वहाँ पर अपने को फ्रिंज दिखाई देती है, या तो दीप्त या अदीप्त, डिपेंड करता है कंडीशन क्या है पाथ डिफरेंस की, दोनों किरणों में जो पथांतर है उनकी कंडीशन क्या है इस चीज़ पर निर्भर करता है। और ये रिंग्स अपने को इस तरह की प्राप्त होती हैं। अब इस प्रयोग में अपन क्या करते हैं कि 10वीं बाईं ओर से 10वीं काली फ्रिंज पर माइक्रोस्कोप का क्रॉस वायर, आईपीस का क्रॉस वायर को सेट करते हैं और उसकी रीडिंग को पढ़ लेते हैं। फिर माइक्रोस्कोप के मूविंग स्क्रू की सहायता से क्रॉस वायर को 9वीं फ्रिंज पर केंद्रित करते हैं, अदीप्त फ्रिंज पर, और फिर उसकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। इसी तरह से फिर 8वीं पर, फिर 7वीं पर, फिर 6ठी पर, इस तरह से अपन सभी वलयों की माइक्रोस्कोप के द्वारा रीडिंग पढ़ लेते हैं। फिर सेंटर पर आते हैं और सेंटर के दूसरी तरफ चले जाते हैं, जिसमें पहली डीप डार्क की माइक्रोस्कोप से रीडिंग पढ़ ली, फिर दूसरी दाईं तरफ की जो फ्रिंजें बन रही हैं की रीडिंग पढ़ ली, और इस तरह से अपन 10वीं रिंग तक वापस से रीडिंग पढ़ लेते हैं। तो 10वीं की जो रीडिंग दाईं तरफ है और 10वीं की जो रीडिंग बाईं तरफ है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास में 10वीं रिंग का व्यास आ जाएगा। इसी तरह से 9वीं की जो रीडिंग दाईं तरफ है और 9वीं की जो रीडिंग बाईं तरफ है, उनका डिफरेंस जो है अपने पास में 9वीं रिंग का व्यास आ जाएगा। और इस तरह से अपन सभी रिंगों के व्यास ज्ञात कर लेते हैं। फिर डी स्क्वायर n+P की जगह d10 कर दिया अपन ने, और P का मान अगर मैं 4 लेता हूँ तो दूसरी रिंग मेरे पास में आएगी d6, यानी कि डी स्क्वायर 10 माइनस डी स्क्वायर 6 अपॉन 4 × 4, क्योंकि P का मान मैंने 4 लिया है, और R का मान स्पेरोमीटर से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार से अपन लैम्डा का मान ज्ञात करते हैं न्यूटन्स रिंग की सहायता से। न्यूटन वलय प्रयोग द्वारा पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले वही
फिल्म बनाकर वायु फिल्म न्यूटन वलय प्राप्त करते हैं और किसी निश्चित P के लिए किन्हीं दो वलयों के व्यास dn तथा dn प्लस P सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात कर लिए जाते हैं। वायु फिल्म के लिए म्यू इज इक्वल टू 1 है, तो मेरे पास में फॉर्मूला आ जाता है d स्क्वायर n प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4p लैम्डा r। अब कांच की प्लेट तथा समतुलतल लेंस के मध्य म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव की कुछ बूंदें डाल दी जाती हैं, जिससे इनके मध्य द्रव की फिल्म बन जाती है। फिर इस प्रकाश से आलोकित करते हैं, जिससे न्यूटन के पुनः वलय बनते हैं, परंतु इनके व्यास वायु फिल्म में बने न्यूटन वलय की अपेक्षा कम होते हैं। समान मान P के लिए किन्हीं दो वलयों के व्यास d' तथा d' प्लस P हैं, जो कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा ज्ञात कर लिए जाते हैं, जैसा कि पहले अपन ने अभी डिस्कस करा था किस तरह से ज्ञात करते हैं। अतः म्यू अपवर्तनांक वाले द्रव के लिए d' प्लस पी स्क्वायर माइनस d' स्क्वायर इज इक्वल टू 4p लैम्डा r बाय म्यू हो जाएगा। और समीकरण जो पहले आई थी अपने पास में एयर फिल्म के लिए और जो वायु और ये द्रव की फिल्म के लिए, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो मेरे पास में आ जाएगा d स्क्वायर n प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन d' n प्लस पी स्क्वायर माइनस d' स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। श्वेत प्रकाश से प्राप्त न्यूटन वलय। न्यूटन वलय प्रयोग में वृत्तीय फनाकार फिल्म को एकवर्णी प्रकाश से आलोकित करने पर वृत्ताकार प्रदीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। प्रदीप्त फ्रिंजें उपयुक्त प्रयुक्त प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर भी आश्रित होती है। का व्यास वायु की फिल्म के लिए dn इज इक्वल टू √2 इंटू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा r। एकवर्णी प्रकाश स्रोत के स्थान पर श्वेत प्रकाश का प्रयोग करने पर प्रकाश के प्रत्येक वर्ण के लिए फ्रिंज प्रतिरूप बनता है तथा ये प्रतिरूप अतिव्यापित होते हैं। अतः केंद्र के निकट प्रभाग में n के कम मान के लिए भिन्न भिन्न रंगों के वलय प्रेक्षित होते हैं। n का मान बढ़ने पर वलय इतने निकट होते हैं कि अतिव्यापन के कारण स्पष्ट फ्रिंजें प्रेक्षित नहीं होती हैं और दृष्टि श्वेत दिखाई देता है। वलय प्रतिरूप के केंद्र पर Tn इज इक्वल टू 0, जिससे पथांतर 2 म्यू Tn प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 जो विनाशी व्यतिकरण के प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अतः वलय प्रतिरूप का केंद्र अंधकार में प्रेक्षित होता है या काला प्रेक्षित होता है। अब न्यूटन रिंग के कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं अपन। न्यूटन वलय की एक व्यवस्था में दो तरंगों को एक प्रकाश स्रोत λ1 इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम तथा λ2 इज इक्वल टू 4500 एंगस्ट्रॉम काम में लिया जाता है। और ऐसा देखा जाता है कि λ1 तरंगों की nवीं अदीप्त वलय λ2 तरंगों की n+1वीं अदीप्त वलय पर बनती है। यदि लेंस के गोलीय सतह की त्रिज्या 90 सेंटीमीटर हो तो λ1 तरंग की nवीं अदीप्त वलय का व्यास ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि अदीप्त फ्रिंजों का जो व्यास होता है dn इज इक्वल टू √4n लैम्डा r के बराबर होता है। तो λ1 वेवलेंथ के लिए हो जाएगा 4n इंटू λ1 इंटू r और n+1वीं फ्रिंज के लिए λ2 वेवलेंथ का हो जाएगा √4n+1 λ2 r। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं क्योंकि एक ही स्थान पर बन रहे हैं। तो अगर अपन इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास में आता है n λ1 इज इक्वल टू n+1 λ2। λ1 की वैल्यू दी हुई है और λ2 की वैल्यू दी हुई है, तो मेरे पास में n का मान आ जाएगा n इज इक्वल टू 3 और dn इज इक्वल टू √4n λ1 r से 4 n की वैल्यू 3 और λ1 की वैल्यू अपन ने रखी 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में इंटू r का मान दिया हुआ है अपने को 0.9 मीटर। तो इस तरह से अपन
dn का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है, न्यूटन वलय के प्रयोग में 5वीं तथा 15वीं वलय के व्यास क्रमशः 0.336 सेंटीमीटर तथा 0.590 सेंटीमीटर हैं। यदि प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 5890 एंगस्ट्रॉम हो तो उपयोग में लाए गए लेंस की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला अपने पास में लैम्डा इजिकल टू d²n+p माइनस dn²/4pr। अपने को d15 दिया हुआ है और d5 दिया हुआ है और लैम्डा दिया हुआ है और p का मान दिया हुआ है 10, क्योंकि 15 में से 5 गए तो 10 आ जाएंगे अपने पास में। तो इन सब वैल्यू को अगर अपन रख दें तो अपन r का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन वलय के प्रयोग में तीसरी प्रॉब्लम है, चौथे तथा 12वें अदीप्त वलय के व्यास क्रमशः 0.4 सेंटीमीटर एवं 0.7 सेंटीमीटर हैं। 20वें अदीप्त वलय के व्यास का परिकलन कीजिए। d²n+p माइनस dn² इजिकल टू 4p लैम्डा आर के बराबर होता है। d4 दिया हुआ है आपको और d12 दिया हुआ है, तो p बराबर 8 हो जाएगा। इसकी सहायता से अपन लैम्डा इंटू आर की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने को 20वें फिर अदीप्त वलय का ज्ञात करना है, तो d² 20 माइनस d² 12 इजिकल टू 4 इंटू 8, क्योंकि p का मान 8 हो गया, इंटू लैम्डा आर। तो लैम्डा आर की वैल्यू अपन ने जो कैलकुलेट करी थी वो इसमें रख दें तो मेरे पास में d² 20 का मान आ जाएगा। थैंक यू।